आर्य संदेश देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम एक वार्ता में। कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोगों की एक निशानी होती है। देयर इज अ फेमस सेइंग व्हिच सेज कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स हैं जिनसे हम आपका आज परिचय कराएंगे, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और 1450 चयनित अभ्यर्थियों में जिन्होंने 246 रैंक प्राप्त किया। तो आइए आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं उनसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने तक का सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका आज के इस कार्यक्रम में। और आज की हम इस वार्ता को आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस मुकाम को हासिल करने तक का आपका जो ये सफ़र रहा वो कैसा रहा। जमुई डिस्ट्रिक्ट जैसा हम जानते हैं, वहाँ से आपका एजुकेशन का सफ़र शुरू हुआ और आज आप यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। मैम, मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल देवघर से हुई है। उसके बाद मैं आईआईटी जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में जॉब किया था। देर आफ्टर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मीनवाइल मुझे बीपीएससी में सफलता प्राप्त हुई है। जी, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया कि आपने इंजीनियरिंग के बाद आपने टाटा मोटर्स में भी जॉब किया और आप उसके बाद इस तैयारी में आए। तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ आपका दिलचस्पी या आपका गोल ये किस दिन या कैसे बना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या था वो मोड़? मैम, ये जर्नी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इन माय कॉलेज डेज एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने मिलकर शुरू किया था, परिवर्तन। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं परिवर्तन ज्वाइन किया। तो वहाँ पे हम लोग सोसाइटीज़ जो होती थी हमारे कॉलेज के आसपास, हम उन्हें सर्व करते थे। इट वाज लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में ऐसा होता था कि हम लोग एक काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज से बिलोंग करते थे, बट सोसाइटी में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ था। इट वाज ए कंटिन्यूअस 4 साल का जर्नी था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी काम किया। हमें मौका भी मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को, भारत के राष्ट्रपति, उनके सामने हमने इसको प्रेजेंट भी किया था हमारा काम को। तो वो एक टर्निंग मोमेंट था मेरे लिए, टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन गिविंग बैक टू सोसाइटी की जो एक सेटिस्फैक्शन आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर प्राप्त करी, आपको लगा कि अब इसी को आप अपना करियर चुनेंगे। बिल्कुल मैम, और ये कंटिन्यूस हुआ। मैं टाटा मोटर्स में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ और गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे रियल में देखने को भी मिली। तो मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मैं एज ए सिविल सर्वेंट सोसाइटी को सर्व करूँ टू ए लार्जर एक्सटेंट। आपसे ये और जानना चाहेंगे कि इस जर्नी में आपने दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई करी, तो दिल्ली में आने के बाद आप महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान से भी जुड़े। इस संस्थान से जुड़ने का आपका कैसे अनुभव रहा और आप को कौन सी ऐसी, अगर मैं कुछ चंद वैल्यूज़ की बात अगर आपने जैसे करी है, तो आर्य समाज जो है वो वैल्यूज़, एथिक्स की बात करता है, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करता है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हम जनता में जाने की और जनता की सेवा की बात करते हैं, तो उस सब में एथिक्स और वैल्यूज़ का कितना बड़ा योगदान रहता है और उस सब में आपको आर्य समाज की इस संस्था का क्या साथ मिला या आपने ऐसा क्या सीखा, जाना? दिल्ली में एक कैंडिडेट्स के लिए अपना खुद का स्ट्रगल होता है, ना सिर्फ बाहर से बट उनके अंदर भी। तो इन सारे स्ट्रगल्स के बीच मैं जुड़ा था महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान से। तो ये संस्थान ना सिर्फ मुझे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दे रहा था, लाइक मेरे फाइनेंसेस का टेक केयर कर रहा था, बल्कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा था जहाँ पे मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बीच में था।
आपस में चीज़ें डिस्कस कर सकता था, गाइडेंस मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रही। और आर्य समाज से जुड़ने का एक ये भी था, एक सेल्फलेस सर्विस जो हमें भी मिला और जो हमसे उम्मीद भी की जाती है कि हम अपने कंट्री के लिए करें। तो ये सारी चीज़ें, वैल्यू सिस्टम जो जनरेट हुई है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आर्य समाज से मिला। पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारायण। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज को परस्यू करना एक लंबी जर्नी रहती है। अधिकतर सभी के साथ लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और उसमें से चंद ही उस मुकाम तक, फाइनल मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो इस पूरी जर्नी को टायरलेसली हम पूरा कर सकें, उसके लिए ऐसे कौन से मंत्रास या ऐसे कौन से टिप्स जो कुमार सौरभ ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए और वो आज हमारे देख रहे दर्शक भी उससे कुछ लाभ ले सकें, अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे। मैम, एज सच कोई टिप्स नहीं है कि ये रास्ता है सक्सेस का, बट मुझे ऐसा लगता है कि परसिवियरेंस और परसिस्टेंस, ये दोनों चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है और एक लॉक है, वो सक्सेस है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप खोलना चाहो तो वो आखिरी जो चाबी होता है उससे ही वो ताला खुलता है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें अपना होप नहीं छोड़ना है। यू हैव टू कंटिन्यूअस कीप योर एफर्ट। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक परसिस्टेंट तरीके से हार्डवर्क करते जाओ जब तक आपको सक्सेस ना मिले। बिल्कुल ठीक। तो वो चाबी का गुच्छा है आप ही के हाथ में, मगर हर चाबी को ट्राई करना है, ये आप कहना चाहते हैं। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जमुई डिस्ट्रिक्ट के, जैसे आपने बताया जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं या कितने चैलेंजेस थे जो आपको कहीं ना कहीं अगर आज लगता है कि उन्होंने भी आपको शायद इंस्पायर किया हो? मैम, पर से मैं बोलूँ तो जमुई वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड प्लेस है। आई वोंट से बैकवर्ड, बट एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से भी ग्रसित है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर था जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था टिल 10th। मतलब एक ऐसा भी टाइम था कि 10वीं तक हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, हमारे घर में बिजली नहीं आती थी, पूरे 1 मंथ तक बिजली ही नहीं रहती थी। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ वहाँ रही है। कई ऐसे एग्ज़ाम्स है लाइक NTSC है जो 10th में होता है। हमने 10th कर ली, फिर हमें पता चला कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है और अब उसके लिए हम क्वालिफाइड भी नहीं है। तो एक ये सारी चैलेंजेस होती हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती है हमारे पास। तो वहाँ से बाहर निकल के वो एक क्लास सीलिंग हो जाता है कि हम तो इतना ही कर सकते, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी। हम हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क हम हमेशा सुनते आए हैं बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में इसका क्या रोल रहा और आपने इसको कैसे फॉलो किया ऑल थ्रू योर लाइफ? मैम, जैसे है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पूरा हार्ड वर्क का है, बट इसके साथ साथ डिसिप्लिन और वो परसिस्टेंट हार्ड वर्क होना चाहिए, और उस परसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा महाशय धर्मपाल जी के जीवन से भी हम लोग यही सीखते हैं कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक हेल्दी माइंड को परफॉर्म करने के लिए। जी, तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में फूड का भी रोल है, हमारे उठने, सोने और उन सब के वो टाइम टेबल और डिसिप्लिन। तो क्या कुमार सौरभ भी कोई ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं? ज़रूर दर्शक जानना चाहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठने का, लाइक 6 बजे सुबह अक्सर मैं उठ जाता हूँ। थोड़ा बहुत जो नॉमिनल एक्सरसाइज होता है मैं वो करता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यूस अपना जो भी काम होता है वो करता हूँ। एक ब्रेकफास्ट जैसे है तो आर्य समाज प्रतिभा विकास संस्थान इसका टेक केयर करता है कि हमें एक टाइमली खाना मिले, ना सिर्फ टाइमली, न्यूट्रिशियस खाना भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिकली हम लोग डिसिप्लिन में आ ही जाते हैं। ये संस्थान का इसमें काफ़ी रोल होता है। जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल अक्सर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि क्या कोई नंबर गेम है आवर्स की, इतने घंटे की पढ़ाई और
पूरा सिलेबस इतने घंटे की पढ़ाई मांगता है, तो ऐसा कोई आपने फॉर्मूला या ऐसे कोई आवर्स को आपने कैलकुलेट करके रखा? मेरा पर्सनल ऐसा था कि आउटपुट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आउटकम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर कि आप कितना उसमें नंबर्स काउंट कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटे में सारा काम कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको 10 घंटे दिया जाए। तो आपको ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप 1 घंटे ही पढ़े लेकिन पूरा फोकस्ड होकर पढ़े, आप उसमें अपना 100% दो। रेदर आप 90% दे रहे हो तो उसका ज़्यादा आउटपुट नहीं होगा। आउटकम मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटपुट। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब पढ़ने बैठें 100% जब दिल और दिमाग उसमें लगे तो ही करना चाहिए। अगर हमें लगे कि अब हम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है टू टेक अ ब्रेक। बिल्कुल, और इसमें डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। फिर अगर लगेगा कि हमारा दिल और दिमाग नहीं लग रहा तो वो एक डिसिप्लिन लाइफ में आके पूरा अपना डिवोशन देना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम का नीड है। जी, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और कर रहे थे, और उस बीच आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। गोल क्या अभी भी आपका यूपीएससी ही है? बीपीएससी मेरे लिए एक पड़ाव है, ठहराव नहीं है। मेरा अल्टीमेट एम यूपीएससी ही है ताकि मैं एक लार्जर सोसाइटी को सर्व कर पाऊँ। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने ये बात कही कि ये ठहराव है, पड़ाव नहीं। पड़ाव जब तक हासिल नहीं होगा तब तक आपकी जर्नी और आपका ये कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हार्डवर्क चलता रहे, ये ज़रूरी है। जी, एक सवाल यहाँ पर और दिमाग में आता है कि अक्सर इस राह में, क्योंकि एक लंबी राह है, चलते चलते मायूसी और स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें हैं जो अक्सर घेर लेती हैं स्टूडेंट्स को। यानी कि डिप्रेशन, कभी कभी वो होने लगते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं, या फिर कभी कभी स्ट्रेस्ड आउट होने लगते हैं। इनसे कैसे बचा जाए? बिल्कुल सही बात है कि एक बहुत मोनोटोनस लाइफ होता है। दूसरा एक कंपैरिजन फैक्टर भी होता है कि हम अपने ग्रेजुएशन के बाद इसकी प्रिपरेशन अक्सर करते हैं, तो एक कंपैरिजन भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे, हम क्या कर रहे। और एक साइकिल ऐसा है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और अगर आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकले तो वो फिर रिपीट होता है, आप ग्राउंड जीरो से शुरू करते हो। तो बहुत ज़रूरी है इसमें, मैं कहूँगा कि एक हॉबी आपका होना चाहिए जहाँ पे आप अपना एक हॉबी पकड़ सकते हो या आप किसी स्पोर्ट्स को पकड़ सकते हो। ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है अपने माइंड को क्रिएटिव करने के लिए। एक हेल्दी बॉडी भी क्रिएट हो जाता है अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ यहाँ पे रोल आता है आर प्रतिभा विकास संस्थान का। कभी भी हम लोग लो फील करते हैं तो हम लोग मिल लेते हैं, तो इट फील्स गुड। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, और संस्थान के अंदर लाइक माइंडेड पीपल है तो वो आपस में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं इंटरैक्शन के ज़रिए, और एक दूसरे की बात कहना और सुनना। बिल्कुल मैम। जी 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 जी। सौरभ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू तक पहुंचना और इंटरव्यू को फेस करने से पहले आपके मन में भी और सभी ऐसे कैंडिडेट्स के मन में एक अजीब सा डर और कन्फ्यूजन का माहौल रहता है कि इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए, कितना स्ट्रेस होगा। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि उस तैयारी में आपने क्या किया, आपको उस स्ट्रेस से कैसे आप अपने आप को बचा पाए? मैम, इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। वो आपके वैल्यू सिस्टम को देखता है। एज ए ऑफिसर आप कैसा एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। वो आपका नॉलेज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप 10 में से 10 सवाल का आपको आंसर नहीं पता है, आप नो बोल कर आओ कि आई डोंट, सॉरी सर आई डोंट नो। तो उनको एक चीज़ तो बिल्कुल पता चलेगा कि आप ऑनेस्ट हो, आपको नहीं आता है बट स्टिल आप स्ट्रेस में भी नहीं गए और आप ऑनेस्ट हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कूल माइंड से देने का ज़रूरत है। आपसे बहुत सारे सवाल होंगे, रैपिड फायर राउंड होगा, आपको स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है या बहुत कुछ भी हो सकता है, बट आपको उसमें घबराना नहीं है, सिंपल रखना है उसको। ब्यूटीफुल। एक बहुत ही बढ़िया टिप यहाँ पे निकल के आई है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इंटरव्यू में भी यही मंत्रा को दिमाग में रखें, बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। एक सवाल चलते चलते अब हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी सफलता के लिए मन ही मन उन्हें भी एक गर्व महसूस हो रहा है, मगर
कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो वो फॉलो कर लें और शायद उनकी ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ बिलीफ कि आप कर सकते हो। सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट जब तक आप एक कंटिन्यूस अपने अंदर बिलीफ नहीं रखोगे कि यू कैन डू इट, तब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हो तो रास्ते खुलते जाते हैं, आपको कोई ना कोई लोग मिलते ही जाएंगे। और इट्स लाइक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर फॉर इन यू। योर फेवर। ब्यूटीफुल। ये बहुत ही बढ़िया थॉट के साथ हम आज की इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं कि व्हेन यू डिज़ायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर फेवर, यानी पूरी कायनात साजिश करती है फिर आपको आपके उस गोल से मिलाने की। तो थैंक यू सौरभ, आपका आज हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने ये जो भी वैल्यूएबल टिप्स और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। हम समझते हैं कि हमारे ऑडियंस को इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को और इंस्पायरिंग चीज़ें मिलेंगी। तो सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने वैल्यूएबल टिप्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। और दर्शकों, अब आपसे लेते हैं इजाज़त। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए आर्य संदेश टीवी। नमस्ते जी।